नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि भाई रिलेशन बताना है अब आपको किस किस के बीच में। एक तो जो इक्वेशन है, जो बहुपद है, उसके शून्यक यानी उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक और शून्यकों में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि शून्यक व गुणांकों में जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, उसके बारे में बात करते हैं। भाई देखो भाई कि सर मान लीजिए शून्यक कितने होंगे, कोई भी एक बहुपद है तो आपको सर अगर द्विघातीय बहुपद है यानी उसकी डिग्री अगर 2 है तो शून्यक कितने होंगे, तो आपको सर शून्यक 2 ही होंगे। अगर कोई त्रिघातीय बहुपद है यानी क्यूबिक अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो आपको सर उसके शून्यक 3 होंगे। अब ये जो शून्यक है एक तो ये, और दूसरा जो कोफिशिएंट है या फिर कोई अचर है यानी कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हो, गुणांक हो या फिर कोई अचर हो, तो उनमें क्या रिलेशन होता है वो पता करना है। ठीक है, तो अपन एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन अपने पास, जैसे एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी। ठीक है, यहां एक लीनियर इक्वेशन है अपने पास। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की। अगर यहां एक लीनियर इक्वेशन है यानी कि रैखिक बहुपद है या फिर रैखिक समीकरण है, तो आप कहोगे सर इसका शून्यक कितना होगा, तो आप कहोगे सर शून्यक इसका 1 होगा। क्यों होगा शून्यक 1? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 1 ही है। अगर जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी शून्यक होते, तो यहां 1 ही शून्यक होगा। और वो शून्यक कैसे निकाला जाएगा, तो आप सर इसको बराबर 0 रख दो तो x बराबर -b/a। तो आप ये कह सकते हो कि सर जो शून्यक होगा इसका वो क्या होगा, तो इस इक्वेशन में से आप कह सकते हो सर -b/a, यानी जो इसका शून्यक होगा वो होगा -b, यानी इस सेकंड वाले कोफिशिएंट इसका साइन बदल करके इसका भाग करना। पहली बात तो ये तो कोई बात मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसमें तो डायरेक्ट अपन वही बात होती है जब बचपन में खूब पढ़ा करते थे कि जब x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा 3। यही तो रैखिक समीकरण होती है, यही लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात कि सर यहां तो शून्यक भी एक ही है, तो योग मल्टीपल ये झंझट भी खत्म। क्यों? क्योंकि शून्यक एक ही है, योग करो गुणा करो कुछ भी करो वही मिलने वाला है, एक ही शून्यक है इसका। तो दूसरी जो बात आती है, दूसरा उसको समझते हैं। दूसरी जो हेडिंग है वो डालिए। अब बात कर रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, यानी कि अब बात करेंगे द्विघातीय बहुपद। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए भाई, द्विघातीय बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं कि सर द्विघातीय बहुपद जो भी है उसके जो शून्यक है वो मान लेंगे कि भाई अल्फा और बीटा है। जो द्विघातीय बहुपद होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जो सामान्य रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होती है, जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे सर अगर कोई जनरल फॉर्म की बात करे, अगर सामान्य रूप की बात करें तो क्या होगा सामान्य रूप, तो आप कहोगे सर अगर द्विघातीय है तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहां abc क्या है कांस्टेंट है यानी अचर है। ABC क्या है कांस्टेंट यानी अचर है। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं? यानी इतनी बात तो अपन पहले भी जान चुके हैं। मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक हैं, मान लेते हैं इसके जो शून्यक है, जो इसके जीरोज हैं वो कितने हैं, तो मान लेते हैं 2 होंगे शून्यक, क्योंकि द्विघातीय है, डिग्री 2 है तो शून्यक 2 होंगे। 2 शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा। 2 शून्यक क्या मान लिया अल्फा और बीटा। अब थोड़ा गौर से समझना जो अब बातें यहां से बता रहा हूं। देखो लीनियर इक्वेशन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है कि सर ax प्लस बी है तो वहां तो शून्यक एक ही होगा, तो x बराबर -b/a जो वैल्यू आएगी वही शून्यक है। कोफिशिएंट से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा होगा वहां तो, क्योंकि एक ही शून्यक मिलता है। जब 2 शून्यक मिल जाते हैं वो मिलते हैं क्वाड्रेटिक से। उसके आगे की बातें और जानेंगे जैसे क्यूबिक वगैरह में मिलेगा। तो जब क्वाड्रेटिक में बात करें तो भाई इसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 शून्यक होंगे। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि सर अगर शून्यकों का योग पता करना है, पहला पता करना है शून्यकों का योग। पहला तो आपको यह पता करना है कि सर शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज क्या होगा, और दूसरी बात ये पता करनी है सर शून्यकों का गुणा क्या होगा, शून्यकों का गुणा। हालांकि मैं सारी बातें बताने के लास्ट में आपको सभी की एक शॉर्टकट बात निकाल के सबके लिए बताऊंगा भाई, है ना। पहले मैं सारी अलग अलग बातें बता रहा हूं। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो मूलों का योग होता है यानी कि शून्यकों का योग होता है, जो क्या होगा यहां पे आपको सर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो शून्य का अल्फा और बीटा माने हैं। दूसरा गुणा की बात करें तो अल्फा बीटा, तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो तो होगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा होगा वो होगा सी बटा ए। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? देखो कि सर जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो ये सब एक बार देख लेना भाई, लिखना चाहो लिख लीजिए, फिर मैं इसको ऊपर वाली बात को हटा रहा हूं, ठीक है। फिर इन दो बातों को ध्यान दीजिए आप कि सर जब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जब एक द्विघातीय बहुपद होता है, जब द्विघातीय बहुपद है उसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो आप बताइए कोई भी द्विघातीय बहुपद जो होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। बोलो हाँ या ना। तो जब आपको इसके शून्यक पता है सर अल्फा और बीटा है, तो पहली बात तो सर अल्फा प्लस बीटा पता करना है, दूसरी बार इसका दोनों का मल्टीपल यानी उनका प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इससे जस्ट छोटी वाली पावर, तो आप बताओ जस्ट छोटी वाली पावर कितनी है, तो आपको सर ये 1 है, तो इसके साथ जो बैठा है इसका चिन्ह बदल दो पहले तो। अब इसका चिन्ह बदलने के बाद आगे के चिन्ह जो भी आएंगे ना वो अल्टरनेट आएंगे, यानी 1 प्लस 1 माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। हालांकि वो बात अपन लास्ट में जब फोर्थ के लिए बात करेंगे वहां थोड़ा अच्छे से पता चल पाएगी। अभी आप इतना ध्यान रखिए सर जो x का कोफिशिएंट है b, तो इसका तो कर दो भाई माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो जब अल्फा प्लस बीटा होगा मूलों का योग होगा वो होगा माइनस बी बटा ए। क्लियर। दूसरी बात सर मूलों का जो गुणा होता है यानी कि शून्यकों का जो गुणा होता है वो मिलेगा सी बटा ए। सी क्या है, यहां पे अचर है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन यहां आपको उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को डायरेक्ट समझ पाओ, आगे लिखने की जरूरत भी ना पड़े कि सर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो देखो माइनस बी, बी क्या है यहां पे, एक्स का गुणांक, तो आप कहोगे सर बी जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक, यानी x का गुणांक का मतलब है सर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और बटे में a क्या है, तो आपको सर a है x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पहचान जाओगे। c बटा a, c क्या है, अचर, अचर मतलब जो अकेला बैठा है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो भी होगा वो तो अचर है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। भाग हमेशा a का ही देना होगा, वो हम आगे चल के सब फोर्थ वाली बात करेंगे ना जब समझ में आएगी। सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए दो बातें हैं सर, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। क्लियर है इतनी बात, ये बात ध्यान रह जाएगी आपको, और ध्यान रखनी भी होगी क्योंकि आगे इन्हीं से लिंक होंगी बातें। दूसरी बात, अगली हेडिंग डालिए, किसके लिए बात करेंगे, अगली हेडिंग डालिए भाई क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए मतलब त्रिघातीय की बात कर रहे हैं, त्रिघातीय बहुपद के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिघातीय बहुपद के लिए। अब बताओ त्रिघातीय बहुपद अगर मिल जाता है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर त्रिघातीय बहुपद मिल जाता है तो उसकी जनरल फॉर्म की बात करें, उसका जो सामान्य रूप होता है उसकी अगर बात करें तो पहले जान चुके हैं क्या होती है जनरल फॉर्म, तो आप कहोगे सर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है उसकी सामान्य फॉर्म। अब बात करें जो इसके शून्यक हैं, बात करें इसके शून्यक की यानी कि जीरोज की बात करें, तो आप बताओ जीरो कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे, तो आपके माइंड में ये बात तुरंत क्लिक करेगी कि सर मैक्सिमम पावर कितनी है। तो भाई आप बताओ यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपको सर मैक्सिमम पावर 3 होती है त्रिघातीय में। मैक्सिमम पावर का मतलब इसकी डिग्री 3 है, जितनी डिग्री हो उतने ही शून्यक होते हैं। तो आप बताइए इसमें पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसको जो जीरोज होंगे, जो शून्यक होंगे, तो आप बताओ शून्यक कितने होंगे, तो आपको सर 3 शून्यक होंगे, और 3 शून्यक मान लिया क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा।
तीन शून्यक होंगे जो मान लिया अल्फा, बीटा और गामा। गौर करना, यहां से अब क्या क्या पूछेगा आपसे या फिर क्या क्या पता होगा कि सर एक तो इनका योग कितना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली बात। दूसरी बात कि सर दो दो का प्रोडक्ट करके योग कितना होगा, दो दो का प्रोडक्ट करके योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और तीसरी बात कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, यानी अल्फा बीटा गामा। बोलो भाई, बात समझ में आई, याद रह जाएगी इस तरीके से कि सर अगर तीन मूल है यहां पर अल्फा, बीटा और गामा, तो क्या क्या बनेगा, पहला तो मूलों का योग यानी शून्यकों का योग सम, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरी बात सर दो दो को अगर अपन लेकर के योग करेंगे यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा करेंगे तो क्या होगा, और तीनों का मल्टीपल क्या होगा। तो भाई वही बात फिर से देखो क्या कि सर पहला तो वही बात कि सर मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आपको सर मैक्सिमम पावर 3 है, इसके जस्ट छोटे वाली पावर 2 है, इसका चिन्ह बदल दो भाई, तो प्लस का बी है तो इसको कर दो माइनस का बी, और भाग सब में किसका देना है, जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है, जो कितना है ए, तो ये तो होगा माइनस बी बटा ए। फिर आगे चिन्ह परिवर्तित करते रहो, अल्टरनेट मतलब प्लस माइनस, तो बताओ ये माइनस बी बटा ए, अगला आएगा सी बटा ए, और फिर आएगा माइनस का डी बटा ए। ऐसे थोड़ा याद रखने का पैटर्न नहीं, बाकी और कुछ नहीं ऐसा, क्लियर। जब इसकी इक्वेशन को अपन शून्यकों से कंपैरिजन करते हैं ना, तब वहां से मिलती है ये वैल्यू, लेकिन वो याद रखने के पर्पज से कि हाँ भाई ठीक है आपको याद रह जाए सारी बातें, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं उससे, जो चिन्ह वाली बात है, ठीक है। तो आपको पता है सर उसमें क्या होता था, जब दो मूल होते थे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा गुणा बीटा था सी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए सी बटा ए, अगला चिन्ह माइनस का आएगा, फिर उससे अगला प्लस का, फिर अगला माइनस का, फिर प्लस का, ए बी सी डी ई चलता रहेगा, और शुरुआत वाला जो था उसका भाग देते रहेंगे। बोलो भाई ये बात समझ में आएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद के बारे में बात की है, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके बारे में और बात करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि चार घातीय बहुपद है, अगर चार घातीय बहुपद है तो उसके जो शून्यक होंगे वो अगर कुछ हैं तो उसका योग वगैरह क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताओ जो चार घातीय बहुपद है, जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। तो आप कहोगे सर जनरल फॉर्म पता है, अब तो बताइए उसका सामान्य रूप जो होगा, उस समीकरण का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा। आप कहोगे सर वो होगा, बोलो पावर सबसे पहले कितनी आएगी भाई, 4, पहले पावर 4 वाला टर्म, फिर पावर 3 वाला टर्म, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, तो ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। बोलो हाँ, क्लियर। अब मान लेते हैं इसके जो शून्यक हैं, मान लेते हैं इसके जो शून्यक हैं यानी कि इसके जो जीरोज हैं, जो इसके जीरो हैं वो क्या होंगे, जीरो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लो, ए बी मान लो, सी डी मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, लेकिन ए बी सी डी तो यहां ले लिए तो कुछ और मान लेते हैं। मान लिए भाई एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसके जो शून्यक है उसके जीरोज हैं वो हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अब यहां से क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, थोड़ा गौर से समझना। एक तो जनरल फॉर्म तो क्या थी, ए एक्स की घात 4, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहां ए बी सी डी और ई ये सारे के सारे क्या है, तो आप कहोगे सर सारे के सारे अचर हैं यानी कि कांस्टेंट है। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए इसके जो शून्यक लिए हैं वो शून्यक क्या क्या हैं, तो आप कहोगे सर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सबसे पहला पॉइंट तो कि सर इन चारों शून्यकों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। दूसरा पॉइंट कि सर अगर दोनों दो को अगर लेकर के ऐड करें, दो का प्रोडक्ट करके ऐड करें तो क्या मिलेगा, कैसे, दो का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा, दूसरा बताओ अल्फा गामा,
उसके बाद बोल लो भाई ये तो अल्फा बीटा था, दूसरा है अल्फा गामा और तीसरा है अल्फा डेल्टा। देखो अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल, यानी तीसरा है अल्फा डेल। प्लस अब दो दो के पेयर लेने जितने बन सकते हैं, दो दो का पेयर और लो भाई, बीटा के साथ ले ले दोनों को, तो क्या मिलेगा बीटा गामा प्लस बीटा डेल, और तीसरा क्या बनेगा गामा डेल, यानी गामा के साथ डेल आ जाएगा तो तीसरा बनेगा गामा डेल। कैसे लिखा पता चल गया? देखो मैं बताता हूं। एक बार तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, और फिर बचा गामा के साथ डेल्टा। क्लियर? तीसरी बात क्या बनेगी कि सर अब तक तो दो दो का प्रोडक्ट करके योग कर रहे थे, अब तीन तीन शून्यकों का प्रोडक्ट करके योग करें, तीन तीन शून्यकों का प्रोडक्ट करके योग करें तो कैसे? देखो अब बात कर रहे हैं तीन तीन का, अगर बात करें थोड़ा सा वापस से लिख देता हूं इनको, ये था भाई अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, अगर तीन तीन से बात करें तो देखो तीन तीन को कैसे करेंगे, तो आप बताओ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ले लिया, उसके बाद बताओ बीटा गामा और डेल्टा, यानी दूसरा आएगा बीटा गामा और डेल, यानी तीन तीन का जो भी पेयर बन रहा है वो ले लीजिए भाई, बीटा गामा और डेल। उसके बाद बताओ कितना आएगा गामा डेल्टा और अल्फा, यानी गामा डेल्टा और अल्फा। बोलो हाँ या ना? अब आप बताओ अल्फा, ये डेल्टा अल्फा और बीटा मिलेगा लास्ट में। देखो अपन ने लिया है गामा डेल्टा अल्फा, यानी गामा डेल्टा अल्फा ले चुके हैं, तो क्या अब डेल्टा अल्फा और बीटा और बचा हुआ है, तो ये और ले लो भाई, क्या डेल्टा अल्फा और बीटा, ये तीन तीन का प्रोडक्ट आ गया, और लास्ट में क्या बच गया चार चार का प्रोडक्ट। अब चार चार का प्रोडक्ट लेंगे तो फोर का प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, तो चौथी बात बनेगी क्या अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सबका योग। ये चार कंडीशन अब इसमें बनेंगी। कुछ लोग तो अल्फा बीटा में खो गए होंगे, कैसे कि सर ये क्या लिख रहे हो आप, यहां से पता ही नहीं चल पा रहा, तो आपको इसको तो ध्यान भी नहीं रखना कि भाई अल्फा बीटा कौन सा ले रहे हैं कौन सा नहीं ले रहे, आपको ध्यान क्या रखना है उस बात को इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सर पहले तो सबका अलग अलग योग करना होता है, दोबारा फिर दो दो का पेयर लेके योग, तीसरी बार थर्ड टाइम्स फिर करना है तीन तीन का योग, फोर्थ टाइम्स करना है चार चार का योग। अब चार चार का योग करें तो चार का मल्टीपल करो, अब अगली बार तो यही चार आने वाले हैं तो एक ही बनेगी पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई? जैसे तीन वाले में क्या कर रहे थे, तीन वाले में बताओ भाई, पहले तो अलग अलग योग करो, फिर कितने को दो दो को लेकर के योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर तीन तीन को लेकर योग करेंगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा तो एक ही बनेगा, तो तीन ही कंडीशन बनेगी वहां। ठीक है, अब चलते हैं अपनी बात पे। अब आप बताइए इनकी अगर पहले सबका योग करें, जब सभी का योग करें तो आपको शुरुआत वाला ध्यान रहे, शुरुआत वाला क्या होगा, तो आपको सर मैक्सिमम पावर 4 है, इससे जस्ट छोटी पावर 3 है, तो माइनस का करेंगे इसको, तो बोलो क्या आएगा माइनस बी बटा ए। अब चिन्ह बदलते जाओ बस अल्टरनेट, बताओ ये माइनस बी बटा ए है तो ये कितना होगा, आप कहोगे सर सी बटा ए। अगला बोलो कितना होगा, माइनस का डी बटा ए, बोलो हाँ या ना। और लास्ट ये क्या हो जाएगा ई बटे ए, ये अपने को पता करना होगा। बताओ भाई किसको दिक्कत है, याद रह जाएंगी सारी बातें। देखो जब अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तब तो अल्फा बीटा दो ही शून्य होंगे, तो अल्फा गुणा बीटा पता हो, अल्फा प्लस बीटा पता हो। जब दो घात के बाद में त्रिघाती की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो उसमें तीन उसके शून्य होंगे अल्फा बीटा और गामा, तो वहां से तीनों का योग चाहिए पहले, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके योग चाहिए, फिर तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। जब चार घाती वाले की बात करेंगे तो पहले चारों का योग चाहिए, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके योग चाहिए, और फिर तीन तीन का प्रोडक्ट करके योग चाहिए, फिर चारों का प्रोडक्ट करना होगा। क्लियर है इतनी बात? यहां से जो भी इक्वेशन है ध्यान रखना कि भाई जब भी इक्वेशन लिखो तो ए बी सी डी ई जो भी लिख रहा हूं मैं ये कहां से आए हैं, तो आपको सर ए है जो सबसे बड़ी पावर के पास बैठा है, उसके बाद सबसे छोटी पावर यानी उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी है। अगर कल ना ऐसा हो कोई क्वेश्चन के अंदर एक पावर को गायब कर देते तो आप उसमें बी का टर्म गायब मत कर देना, नहीं तो फिर तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। यानी आप जब भी जनरल फॉर्म लिखो तो आप उसको इसी में लिखना। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ये जो इसके बाद में क्यूबिक वाला और ये जो बाई क्वाड्रेटिक है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखो अगर किसी को फिर भी डाउट रहा हो ना तो क्वेश्चन से लूंगा, तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा और अच्छे से।
देखो भाई पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। एक मैं एक तो क्वाड्रेटिक का यहां पर क्यूबिक का और एक इस बाई क्वाड्रेटिक दोनों का दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। पहले क्यूबिक का लिख रहा हूं भाई, क्यूबिक का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है 2x की घात 3 प्लस 3x माइनस 4, ठीक है भाई। ये तो है क्यूबिक वाला। और एक बाई क्वाड्रेटिक का और एग्जांपल लिख लेता हूं। बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है जैसे माइनस का 3x4 प्लस 2x क्यूब, माइनस 3x4 प्लस का 2x क्यूब है और प्लस का x और माइनस का 4, ठीक है। इसके जो शून्यक हैं वो अपने को दिया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी इसके जो शून्यक हैं यानी जीरोज हैं वो तो है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। और भाई पिछले वाला जो क्यूबिक वाली थी इसके जो शून्यक है वो 3 होंगे शून्यक है और वो 3 मान लिए अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन है। अब समझो, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले तो दिया कि सर ये इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल है क्यूबिक, 3 शून्यक है। अब पूछा क्या है वो बताता हूं। पूछा पहला तो ये है कि तीनों शून्यकों का योग बताओ, यानी सम ऑफ जीरोज पूछा है आपसे पहली बात। तो आपको सर अल्फा बीटा गामा का योग बताना है इसको देख करके। दूसरी बात आपको बतानी है दो का मल्टीपल यानी दो का प्रोडक्ट करके योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्लियर। और थर्ड जो बात है वो बतानी है अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अब मान लो ऐसा ही हो जाए कि ये एक इक्वेशन दे दे आपको सिर्फ ये पूछ ले, तो क्या करते आप, तो आप गौर करना। सबसे पहले तो आप इसी को इसके फॉर्म में लिखोगे, इसके जनरल फॉर्म होती है उसमें लिख लो। आप बताओ इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो पावर 3 का टर्म। बताओ भाई पावर 3 का टर्म तो है यहां 2x की पावर 3। उसके बाद लिखना होगा x स्क्वायर का टर्म। x स्क्वायर इसमें नहीं है तो क्या x स्क्वायर के साथ 0 मान ले तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं मान सकते हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से कि आपको जब b ढूंढो तो आप कहीं ऐसा ना चले जाओ सर a b c बोलो d तो है ही नहीं अब कहां से लाऊं, सिर्फ उस पर्पज से इस जनरल फॉर्म को देख रहे हैं भाई, ठीक है। अब आप बताइए x स्क्वायर के बाद में x का टर्म आएगा, x का टर्म इसमें है 3x और लास्ट में है माइनस का 4, बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो फिर आप बता दो जनरल फॉर्म में x क्यूब के साथ a बैठा होता था, तो ये तो a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है b की वैल्यू, और ये c की वैल्यू है और ये d की वैल्यू, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई इतनी? अब बताओ तीनों का जब योग करे तो क्या था, तो आपको सर ये था माइनस b बटा a। जब दो का प्रोडक्ट करके योग करे तो आप कहोगे सर ये था c बटा a। और जब तीनों का प्रोडक्ट करे, तीनों का मल्टीपल करे तो ये मिल जाएगा भाई माइनस का d बटा a, बोलो हाँ या ना। अपने को इन्हीं की वैल्यू चाहिए, तो अब सारी बातें आपके सामने लिख चुके हैं, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर अब तो तुरंत आ ही जाना चाहिए। आप बताओ b यहां पर कितना है 0। अब आप बताओ 0 यहां रखूंगा बट्टे में a का मतलब 2, लेकिन 2 का भाग देने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो फिर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये मिलेगा 0, बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? क्यों मिला 0 पता चल गया? चलो बताओ जब तीनों का मल्टीपल करें तो c बटा a। अब आप इसको देखना जनरल फॉर्म को, और c की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर c की वैल्यू है प्लस का 3, बोलो है कि नहीं। c की वैल्यू प्लस का 3 है तो c की जगह प्लस 3 रख देंगे। a यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है ना उसका कोफिशिएंट है, a यानी कि सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो भाई ये लो बटे में 2। तीसरी बात करें तो माइनस का d बटा a। अब गौर करना माइनस का तो ये लगा दिया। अब d की बात करें तो d कितना है, तो कुछ लोग जल्दीबाजी में प्लस का 4 लेंगे जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d था, लेकिन यहां माइनस 4 है, तो ये जो d है ना इस d की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस का 4 है। अगर ऐसा होता यहां माइनस होता ना चिन्ह, तो फिर c की वैल्यू भी माइनस का 3 ही होती। अब आप बताइए यहां से d की वैल्यू पता चल चुकी है आपको सर पता तो चल गई, d की वैल्यू 4 है लेकिन प्लस की नहीं माइनस की। तो बताओ जब d की जगह -4 रखूं, तो d की जगह -4 रख रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस होगा क्या?
बोलो हाँ या ना। अब डी की जगह 4 रख दिया और ए की जगह कितना था, आप कहोगे सर 2, तो बताओ भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि बताओ भाई किसको दिक्कत है। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ना पूछे ऐसा, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज आ जाए अपने यहां, कोई क्वेश्चन इस तरीके से बना दे जिसमें काम ही इस बात का हो, तो फिर वहां पर भी तो बात पता चलनी चाहिए ना, इसलिए अपने को जानना भी था ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल और लिखा था, इसको और देख लेते हैं। इसमें बताता हूं पूछा क्या क्या है आपसे, वही सारी बातें पूछा है। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज, तो आप बताओ यहां पर चार जीरोज है, अल्फा बीटा गामा और डेल। बोलो हाँ या ना। एक बार तो सबका योग पूछा है और दूसरी बार पूछा है भाई दो दो का मल्टीपल करके। बताओ अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा गामा, उसके बाद गामा डेल और प्लस में डेल। उसके बाद भाई पहले तो अपन क्या लेंगे, अल्फा, यानी दो दो का ले रहे हैं ना, तो अगर आपको सीक्वेंस में दिक्कत हो देखो मैं बताता हूं आपको कैसे लेना है। भाई पहले तो इस अल्फा के साथ तीनों ले लो आप, अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा गामा, उसके बाद अल्फा डेल। तो यहां देखो अल्फा बीटा ले लिया, बीटा गामा ले लिया और गामा डेल ले लिया, तो इसको या तो फिर ऐसे कर लेते हैं, अल्फा बीटा के साथ में दूसरा ले लेते हैं अल्फा गामा, उसके बाद तीसरा है अल्फा डेल। फिर अब बीटा को उठा लो, बीटा के साथ इन दोनों को ले लो, तो बताओ क्या क्या मिलेगा, तो आपको सर बीटा गामा और बीटा डेल। ठीक है भाई, और तीसरा लास्ट बचा क्या, गामा के साथ डेल, तो ये गामा डेल। एक इनका योग आपसे पूछा है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या पूछा है देखो भाई, अच्छा इनका तो पता है आपको, ये सीक्वेंस ध्यान में भी नहीं रखो तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया ना तो आपको यही पूछेगा डायरेक्टली, या तो या फिर अगर मान लो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, किसी क्वेश्चन में काम आ रहा है तो उसके अंदर फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देगा आपको। बाकी अगर मान लो फिर भी ऐसा हो जाएगा नहीं दे, तो आपको ये थोड़ा सीक्वेंस वगैरह के अकॉर्डिंग ध्यान रख लीजिए इसको कि भाई अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, यानी दो दो का योग करना है। कुल मिला की बात इतनी सी है कि सर दो दो को लेकर के योग करना है, जितने पेयर बन रहे दो दो के। अब बात करते हैं तीन तीन के पेयर की। चलो तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तो बताओ भाई तीन तीन का पेयर बनाए तो क्या क्या बनेगा, तो आपको सर एक तो बनेगा अल्फा बीटा गामा, बोलो हाँ यार। दूसरा क्या बनेगा, बीटा गामा डेल, यानी कि आगे चले जाइए बीटा गामा डेल। उसके बाद बनेगा गामा डेल, उसके बाद गामा, फिर डेल और फिर अल्फा वापस आ जाओ भाई, यानी गामा डेल और अल्फा, गामा डेल और अल्फा, गामा डेल अल्फा। अब बताओ डेल अल्फा बीटा भी है, ये पहले नहीं आया, तो बताओ तीसरा के बाद फोर्थ क्या बन जाएगा, डेल गामा, सॉरी डेल अल्फा और बीटा, डेल अल्फा और बीटा। बोलो भाई बात समझ में आई, ये है तीन तीन का मल्टीपल करके। और एक फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा है अल्फा बीटा, यानी सभी का प्रोडक्ट पूछा है, यानी अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा गुणा डेल, ये पूछा है। अब यहां से ये चार बातें आपसे पूछा है, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में वही एक बात क्या देखो कि सर ये जो इक्वेशन अपने पास थी इसकी जनरल फॉर्म क्या है, पहले तो वो रखे कि सर इसकी जनरल फॉर्म है, सामान्य जो रूप है वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहले पावर 4 वाला टर्म, फिर पावर 3 वाला टर्म, फिर पावर 2 वाला, फिर 1 वाला, लास्ट में कांस्टेंट अचर, यही करोगे। देखो आप बताइए पावर 4 वाला टर्म है -3x की घात 4, फिर पावर 3 वाला टर्म है 2x की घात 3, बोलो हाँ या ना। फिर बताइए पावर 2 वाला टर्म आएगा जो इसमें नहीं है, तो क्या उसको 0 × x² लिख दूं, और फिर क्या है आप कहोगे सर पावर 1 वाला टर्म x है और माइनस का 4, बोलो है या नहीं। क्लियर है इतनी बात। अब आप बता दीजिए यहां से कि सर जब कंपैरिजन करें तो ए यानी जो सबसे बड़ी घात है, यानी कि जो उसकी डिग्री है, उसके टर्म के साथ जो बैठा है उसके गुणांक जो है वही ए होता है। चलो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर जो x की घात 4 के साथ बैठा है कितना 3, लेकिन माइनस का, तो ए की घात +3 नहीं होगा -3 होगा। इसी तरीके से बताओ भाई बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू, तो आपको सर इसके साथ में 1 बैठा है यहां क्योंकि एक गुणा में मान सकते हैं। और ऐसे ही ई की वैल्यू की बात करें तो 4, लेकिन वो किसका, माइनस का, बोलो हाँ। क्लियर है। अब आप बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी सबका योग पूछा है। वही बात फिर से कि सर सबसे बड़ी पावर उससे आगे चले जाओ, बी तक चले जाएंगे, तो क्या आएगा बोलो यहां से -b/a। दो का मल्टीपल करें तो बोलो क्या आएगा, c/a।
तीन तीन का मल्टीपल करे तो फिर माइनस डी बटा ए, और भाई यहां से क्या मिलेगा, ई बटा ए। बोलो हाँ या ना, बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब जब सोल्व कर लेते हैं इनको, अब जब वैल्यू रख लेते हैं तो बताओ भाई माइनस बी की वैल्यू पता है आपको सर? बिल्कुल पता है, बी की वैल्यू 2 है। चलो भाई बी की वैल्यू 2 रख दिया, बटे में ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। अब आप बताओ यहां माइनस 3 रखेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो फिर आंसर कितना जाएगा? तो आप कहोगे कि सर आंसर आ जाएगा 2/3। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? अब आप बताइए दूसरा करते हैं सी बटा ए। अब आप बताओ सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आपको सर सी की वैल्यू तो 0 है। अब 0 में यहां किसी का भाग करोगे तो ये कितना आएगा? तो आपको सर ये तो 0 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो तीसरी बात करते हैं माइनस डी बटा ए। चलो बताओ डी की वैल्यू कितनी है आपको सर? डी की वैल्यू तो 1 है। बोलो भाई डी की वैल्यू 1 रख दिया, और बटे में ए रखेंगे तो ए की वैल्यू तो फिर से कितनी है? तो आप कहोगे सर माइनस का 3 है। अगर ए की वैल्यू यहां माइनस 3 रख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू होगी 1/3। क्लियर है? चलो अब ये भी बता दो भाई ई की वैल्यू, ई कितना था? तो आपको सर जो कांस्टेंट है वही तो ई है जो लास्ट में बैठा है। कितना है? माइनस का 4। और ए की वैल्यू, ए यानी शुरुआत जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट जो माइनस है 3। फिर से माइनस कटेगा तो भाई इसका आंसर कितना जाएगा? 4/3। और ये सारी बातें आपको क्वेश्चन पूछा है। हालांकि क्वाड्रेटिक के ऊपर तो बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत सारी आ भी चुकी है एग्जाम में, लेकिन क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसमें काफी सारी बातें अभी तक नहीं पूछी हुई है। लेकिन आगे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अपन क्वाड्रेटिक तक तो हर कई मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ भी है, लेकिन अपन उससे 2 कदम आगे लेके चल रहे हैं भाई। क्यूबिक और यहां पर बाई क्वाड्रेटिक भी जान चुके हैं। अगर कल ने मान लो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले तो अपन बता पाए। याद रखने के पैटर्न से आप इनको याद रख सकते हो, माइनस बी बटा ए, फिर चिन्ह बदल दिया प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। बटे में सबके ए ही आएगा, बटे में सबके वो वैल्यू आएगी जो सबसे बड़ी पावर के साथ बैठी है। उसके बाद फिर लग दो बी सी डी ई कंटिन्यू चलने दो। ऐसे थोड़ा सा याद रखने के पैटर्न से है। बताओ भाई बात समझ में आई कि दिक्कत है किसी को? अच्छा, ये जो शून्यक होते हैं ये क्या होते हैं कि ये समीकरण है, इसको हल करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? एक्स की। जब इसके बराबर 0 रख के हल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। x की कितनी वैल्यू आएंगे? तो आपको सर 4 वैल्यू आएंगी, क्योंकि जो x की वैल्यू आती है वही शून्यक होता है। तो जो 4 वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी। अब जब इनका योग करोगे ना तो आंसर निकाल लो, जो 4 वैल्यू आएंगी तो उनका योग करोगे तो यही आएगा 2/3 जो यहां आया है। क्लियर? अब एक क्वाड्रेटिक का और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10, ये भाई एक इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। अब आप बताओ इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके जो शून्यक है वो 2 ही होंगे। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। बोलो होंगे कि नहीं? ठीक है भाई। अब आपको यहां पर ये पूछा है बताओ इनका दोनों का योग कितना होगा। पहला तो ये पूछा है, और दूसरा क्या पूछेगा कि सर दोनों को गुणा कर दो एक साथ हो। बोलो हाँ या ना? ये 2 बातें बन सकती हैं। चलो आप बता दीजिए। आप पहले तो सर इसके जनरल फॉर्म में रखते हैं। जनरल फॉर्म में रखे सबसे पहले x² का टर्म और इसके साथ में 1 मान ले, फिर प्लस में x की घात 1 वाला टर्म 7x है, और प्लस में कितना है? तो आप कहो सर प्लस में तो 10 है। अब आप यहां से ये बता दीजिए कि सर यहां a की वैल्यू की बात करें तो जो सबसे पहले बैठा है, b की वैल्यू की बात करें तो 7 है, और c की वैल्यू जो अचर है कितना? 10। क्लियर? चलो बताओ अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो क्या निकाल लोगे? माइनस बी बटा ए। अब आगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो सी बटा ए, यानी चिन्ह अल्टरनेट हो जाएंगे। अब बता दो भाई ये फिर तो अब तो ये तो नॉर्मल सी बात बन चुकी है, नॉर्मल सी बात बन चुकी है। माइनस बी बटा ए। बोलो भाई माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? तो आपको सर बी की वैल्यू देखो कितनी है? 7। ये रख दिया 7 बटे ए की वैल्यू कितनी है? आपको सर ए की वैल्यू जो शुरुआत में है कितना? 1। तो -7 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -7। यानी कि जो मूलों का योग होगा, जो शून्यकों का योग होगा, सम ऑफ जीरोज होगा, वो कितना होगा? -7। क्लियर है यहां तक? चलो बताओ जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा है, गुणा पूछा है, तो क्या करेंगे? बोले सर सी बटा ए। चलो बताओ सी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर सी की वैल्यू 10 है। बोलो भाई ए की वैल्यू कितनी है? आपको सर ए की वैल्यू 1 है। 10 में 1 का भाग करोगे तो 10 से।
अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, हालांकि चेक करे भी गए, लेकिन कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज निकालेंगे तब। आप यहां से सोल्व करो इस इक्वेशन को, सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालोगे, एक्स की, और एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, दोनों को जोड़ना यही आएगा, और उन दोनों वैल्यू को गुणा करोगे तो यही आएगा, चाहे कुछ भी हो। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतनी बात है? तो जब अपने को मूलों का योग या फिर शून्यकों का योग की बात करें या फिर शून्यकों के गुणा की बात करें तो क्या आप कर सकते हो या नहीं? बोल लो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट और बातें हैं इसमें। ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि सर क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो और उसके जो शून्यक होते हैं वो, इन दोनों के अंदर एक रिलेशन बनता है, और वो जो रिलेशन बनता है वो क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप इसमें, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डाल लीजिए आप फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं यहां पर, अपन बात कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम का मतलब गुणनखंड प्रमेय, एक तरह से कहे कि सर फैक्टर थ्योरम का मतलब उसका एक गुणनखंड प्रमेय, एक तरह से कहे, यहां हिंदी में लिख देता हूं गुणनखंड प्रमेय। अब आपको गुणनखंड के बारे में पहले तो पता होना चाहिए सर, जो गुणनखंड होता है, ये फैक्टर होता है, ये क्या होता है। हालांकि फैक्टर यहां पर अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर बात नहीं कर रहे, अपन यहां पर बात करेंगे पोलिनोमियल के लिए बात करेंगे, बहुपद के लिए बात करेंगे, या फिर कहें कि उसको बराबर 0 रख दो तो अपन एक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि सर उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे। देखो भाई फैक्टर का मतलब आप क्या समझते हो, तो मैं एक एग्जाम्पल से इसकी थोड़ी सी कहानी बताता हूं, थोड़ी सी शुरुआत से कहानी बताता हूं, फिर आगे चल के तो अपन डिटेल में जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कहानी बताता हूं। देखो आप एक बात बताओ, अगर कोई इक्वेशन कुछ इस तरीके से है 7x + 12 = 0 है, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप बताओ क्या ऐसा कर सकते हैं कि सर ये 7x है ना, इसको एक काम करो लिख दो 4x + 3x। बोल लो भाई 4x और 3x जोड़ूंगा तो क्या 7x आएगा कि नहीं? हालांकि ये 4 और 3 ही क्यों लिखा है इसको तो अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये फैक्टर वाली बात समझाना चाह रहा हूं यहां से। आप बताइए प्लस में कितना है, तो आप कहोगे सर प्लस में 12 है और बराबर 0 है। क्या आप ये बता सकते हो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहें, अगर अपना मन कर रहा है बोले सर कुछ कॉमन ले ले इसमें से तो थोड़ा आसान सा बन जाए कुछ ऐसा, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे सर कॉमन तो वो लिया जाता है जो दोनों के अंदर बैठा हो, तो यहां कौन बैठा है? आप कहोगे सर एक्स बैठा है। बोलो हाँ या नहीं? अगर एक्स कॉमन ले लिया तो यहां तो मिल गया भाई एक्स, और प्लस में कितना है 4। जब इन दोनों टर्म की बात करें तो आप कहो सर एक काम करो, जब इसमें ही कॉमन ले लिया तो इसमें क्या दिक्कत हो रखी है, इसमें भी ले लो कॉमन। मैंने कहा भाई ठीक है ले लीजिए। आप बताइए इसमें कॉमन 3 ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा x + 4 और बराबर में 0। बोलो हाँ या ना? आप कहो सर बात तो सही है, यहां से बराबर 0 ले लिया। अब आप बताइए दो टर्म फिर से बन चुके हैं, एक तो ये और एक ये, तो आप कहो सर फिर से टर्म बच चुके हैं 2, तो इसमें फिर से कॉमन आ रहा तो ले लीजिए। आप बताओ फिर से दोनों के अंदर x + 4 कॉमन आ सकता है, तो अगर x + 4 कॉमन ले लिया तो बताओ अंदर बच गया x + 3 और बराबर 0। अब आप बताओ इक्वेशन थी x² + 7x + 12 बराबर 0, और फाइनली इसको लिख दिया x + 4 x + 3 बराबर 0। अब इतना बता दो, क्या इसी बहुपद का, इसी पोलिनोमियल के क्या ये 2 गुणनखंड है? क्योंकि अगर मान लो कोई संख्या है 2 तो इसको आप लिख रहे हो 1 × 2, तो ये 1 और 2 क्या है इसके गुणनखंडी होते हैं, यानी उसके जो फैक्टर होते हैं उसके टुकड़े कर दो, और जो मल्टीप्लाई में वही तो फैक्टर होते हैं। तो बताओ इसका फैक्टर क्या ये दोनों है? आपको सर बिल्कुल दोनों है। कौन कौन सा है? x + 4 भी है, x + 3 भी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप इतना बता दो कि अगर x + 4 और x + 3 दोनों फैक्टर हैं और अगर बराबर 0 है, तो क्या ये जब भी पॉसिबल है जब x + 0 और x + 3 0 हो? बोलो हाँ या ना? और जब x + 4 बराबर 0 कर दे तो x बराबर कितना आएगा? -4। और अब x अगर -4 है तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी अगर x बराबर -4 है तो ये -4 यहां रखो तो क्या आना चाहिए? 0। बोलो हाँ या ना?
तो अब इस कहानी से क्या पता चला? इस कहानी से ये पता चल गया कि सर अगर किसी का फैक्टर ये है, मान लो कोई इक्वेशन है, इक्वेशन इतनी सी है कि सर x² + 7x + 12, अब आपको इतना पता करना है कि ये जो x + 4 है, ये x + 4 इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड है या नहीं, सिर्फ इतना पता करना है। तो आप कहोगे सर अगर इसका गुणनखंड हुआ तो बताओ फिर ये बराबर 0 करूंगा तो x की वैल्यू -4 आनी चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो x बराबर -4 इसमें रखोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए, जैसे यहां है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। मैं दो बातें डिस्कस करूंगा यहां से। एक तो फैक्टर थ्योरम अपन डिस्कस कर रहे हैं और आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है एक तरह से, ये मान लो आप। अभी आगे समझाऊंगा कि दोनों से एक दूसरे से कनेक्ट क्यों है। वहां रिमाइंडर की बात करता है, यहां फैक्टर की बात कर रहा है। लेकिन जब पूरा पूरा भाग चला जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तभी तो फैक्टर बनता है। यानी कि रिमाइंडर अगर 0 बना देते हैं तभी तो फैक्टर बन जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। उसको आगे डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। लेकिन सिर्फ फैक्टर की बात करें कि सर फैक्टर अगर पता करना हो कि है या नहीं, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू यहां से -4 है। यानी अगर इसको चेक करना है तो इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाला। अब चेक ये करना है कि x -4 यहां रखूं तो 0 आता है या नहीं। अगर ये इसकी जगह 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। यही है गुणनखंड प्रमेय, यही है फैक्टर थ्योरम। बोलो भाई किसको दिक्कत है? क्लियर? मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 7x + 10 ले लिया। ये एक बहुपद है, एक पोलिनोमियल है। ये एक पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन ने इतना कहा कि आप इतना बता दो कि x + 5 बोल देता हूं यहां। आपको इतना पूछा है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है, और आपको यह बताना है x + 5 इसका एक फैक्टर है या नहीं, यानी इसका एक गुणनखंड है या नहीं। और गुणनखंड होने का मतलब तो जानते हैं। गुणनखंड होने का मतलब है कि जैसे 4 है, 4 का फैक्टर 2 है, 4 का गुणनखंड 2 है, तो इस 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता? आपको सर जाएगा। तो इतना भी ध्यान रखिए कि भाई अगर कोई फैक्टर है तो फिर इसका मतलब वो पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। यानी अगर इस पोलिनोमियल की बात करें, इस बहुपद की बात करें, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब अपने को क्या चेक करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इतना चेक करना है कि सर ये एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि x + 5 इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड है या नहीं, सिर्फ ये पता करना है। तो आपके माइंड में एक ही बात आएगी, सर इसको चेक ही तो करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई चेक करना है। तो आप कहोगे सर अगर x + 5 इसका फैक्टर हुआ तो x बराबर कितना होना चाहिए? आप कहो सर -5, क्योंकि अगर इसका फैक्टर है तो फिर ये बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 आएगा। अब ये x बराबर -5 इसमें रखो और चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फैक्टर है, वरना नहीं है। चलो इस x बराबर -5 को रख देते हैं तो कितना मिलेगा? चलो रखते हैं। -5 रख रहे हैं भाई। -5 का स्क्वायर बोलो प्लस का 25। यहां -5 रखे तो -5 × 7 करोगे तो माइनस का 35 और भाई प्लस का 10 मिलेगा। अब आप बताइए प्लस को ऐड करें तो 25 + 10 कितना मिलेगा? 35। और भाई ये माइनस का 35 है। 35 में से 35 घटाओगे तो क्या 0 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। और जैसे ही 0 बना तो आपका माइंड चला कहां कि सर ये 0 आ रहा है। और अगर 0 आ रहा है तो x + 5 इसका फैक्टर है। अपना जवाब होगा कि सर फैक्टर इसका है। और अगर ये 0 नहीं आता ना, तब कहते सर ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं होने का मतलब है सर भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ये है भाई कहानी फैक्टर की। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अब इस फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहां से ध्यान दीजिए। इस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इस फैक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस अपन यहां लेते हैं। क्वेश्चंस अपन इसमें सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस पढ़िए क्या कह रहे हैं, देखो भाई कुछ क्वेश्चंस है अपन। ये कह रहे हैं सो दैट x - 3 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ये है
यानी कि आपको ये पता करना है, हिंदी वाले समझना, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, आपको ये पता करना है कि भाई ये दिखाइए कि x-3 है जो इस बहुपद का एक फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, कि सर ये इसका गुणनखंड है या नहीं। चलो बताओ पॉलिनोमियल क्या है। आप कहो सर पॉलिनोमियल वही है जो अपने पास यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है तो आप बताइए। जो बहुपद है वो बहुपद क्या है। आप कहो सर बहुपद है x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 12। बोलो है या नहीं। चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि x-3 है वो इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। किसको चेक करना है। आप कहो सर मुझे तो चेक करना है x-3 को, कि सर x-3 है ये इसका फैक्टर है या नहीं। चलो एक बात बताओ कि मान लो इसका फैक्टर है, तो आप कहोगे सर अगर इसका फैक्टर है ना तो फिर यहां बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा 3, और अगर x बराबर 3 इसमें पुट कर दें तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, ये जरूरी है। 0 के बराबर क्यों आना चाहिए, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि फैक्टर है तो उसमें पूरा भाग जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा। बोल लो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक है। तो चेक करना है कि x-3 फैक्टर है या नहीं, तो क्या करो x बराबर 3 रख दो इसमें। x बराबर 3 रख के चेक कर ले। चलो बताओ भाई चेक करते हैं। x बराबर 3 रख के रख दो, 3 की घात 3 बोलो कितना होगा। तो आप कहोगे सर 3 की घात 3 करोगे तो 27। बोलो हाँ या ना। प्लस 3 यहां रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 गुणा 3 आप कहोगे सर फिर से 27। फिर बताओ यहां 3 रखो, 3 गुणा 4 12, और ये माइनस का 12। बोलो हाँ या ना। अब आप बता दीजिए जब इसको सोल्व करें तो 12 से तो 12 कट जाएगा, 27 और 27 कितना आया 54। अब आप बताओ क्या ये 0 के बराबर आया क्या। आप कहो सर बिल्कुल भी नहीं आया। क्या 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या ये x-3 इसका फैक्टर होगा। आप कहो सर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इसका फैक्टर नहीं है। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज इतना कर दे कि अगर यहां प्लस की जगह माइनस कर देता, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर क्वेश्चन यही है तब तो आंसर ये है कि सर इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि सर यहां प्लस की जगह थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं, तो फिर आप बताओ अब इसका फैक्टर होता कि नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए यहां प्लस की जगह माइनस कर दे तो अब आप बताओ। तो आपको सर यहां 3 रख देंगे, वही बात फिर से, तो 3 रखेंगे तो यहां प्लस की जगह क्या रहेगा अब माइनस। अब बताओ -27 प्लस 27 कटेगा तो क्या 0 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर यहां माइनस आ जाता ना तब ये इसका फैक्टर होता, वरना नहीं। लेकिन अपने पास यहां क्या था प्लस, तो यहां क्या था प्लस, यहां भी प्लस। अब प्लस होगा तो क्या होगा 27 27 ये 54, 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है यहां तक। और चलते हैं और क्वेश्चन जानते हैं। ये पढ़ो क्या कह रहे हैं। लेट f(x) बराबर, ये एक फंक्शन दे रखा है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है क्या, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ f(x)। ये पूछा है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। क्या पूछा है, इसने खुद ने बोला है कि बताना है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका गुणनखंड नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए में। आप बताइए ऑप्शन ए में चेक करना है x-1 को, चेक ये करना है कि x-1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो चलो बताओ अब कैसे करोगे। अब आपको सीधा आना चाहिए, क्योंकि हर एक बात अपन लिखेंगे नहीं। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तो पूरी कहानी लिखनी नहीं होती है, सीधा 1 रख के चेक करेंगे। सर यहां पर 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे तो 6 प्लस 11 और प्लस 1, और ये माइनस का 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो बताओ 11 और 6 17, ये लेकिन इस पर माइनस का है ना ये, तो बताओ 11 और 1 12, माइनस 6 माइनस 12, 0 कटेगा, वह भी 12 से 12 कट के 0 बनेगा, तो ये तो इसका फैक्टर है।
ऐसे ही -2 को चेक करेंगे, मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखो, चेक करो सीधा, ये पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? लेकिन यहां समझने के लिए अपन पूरी की पूरी बात लिख रहा हूं मैं यहां से। देखो भाई, अपने को यह चेक करना है कि x-1 इसके फैक्टर है या नहीं है। तो आपके माइंड में एक ही बात आएगी, सर अगर x-1 को चेक करना है तो बोलो इसके बराबर 0 करे तो x बराबर क्या रखे? आप कहोगे सर x बराबर 1 रखो। बोलो हाँ या ना। अगर x बराबर 1 रखे इसमें तो बताओ 0 आता है कि नहीं? आप कहोगे सर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भी ठीक है, चेक कर लो। बताओ x बराबर 1 रख दे तो बताओ 1 की पावर 3 1 माइनस 1 की पावर 2 1 गुणा 6 करेंगे 6 ही मिलेगा, प्लस 11 गुणा 1 11 मिलेगा और माइनस का 6, तो बोलो भाई 11 और 1 12 तो प्लस के हुए, और -6 और -6 माइनस का 12। बोलो हाँ या ना। अगर 12 में से 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब ये x-1 इसका फैक्टर है। लेकिन अपने को तो ये पूछा है कौन सा फैक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन में बोल रहा है x-2 को चेक करना। अब आप बताओ, अगर ऐसा होता है कि x-2 इसका एक फैक्टर बन जाए तो आपके माइंड में यही आएगा, सर अगर x-2 फैक्टर बनता है तो बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आना चाहिए, और अगर x बराबर 2 रखने से 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो बताओ भाई कितना रख दिया? अब x बराबर रख दो कितना? 2। बोलो हाँ या ना। जब x बराबर 2 रख दे तो आप बताना भाई, यहां से 2 की घात 3 बोलो कितना आएगा? 8। 2 की घात 2 करोगे 4 गुणा 6 माइनस का 24। बताओ यहां 2 रख दे तो 11 गुणा 2 प्लस का 22 और माइनस में 6। अब आप खुद ही बता दीजिए कि प्लस का 22 है प्लस 8 है तो भाई प्लस का तो 30 है, और माइनस का 6 माइनस 24, क्या ये माइनस का 30 हुआ? और 30 में से 30 घटाओगे तो क्या मिलेगा? आप कहो सर 0 मिलेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट 0 रख दूं? और अगर ये 0 आ रहा है तो ये भी इसका फैक्टर है। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 3 नंबर वाला। क्या है? अगर ये x+3 को चेक करना है तो बोलो भाई x बराबर कितना रखना पड़ेगा? अब तो सीधा ही बता दो भाई, जब x+3 है इसका फैक्टर चेक करना है तो x बराबर रखना पड़ेगा -3। बोलो हाँ या ना। चलो -3 रखते हैं यहां पे, x की जगह -3 रखो। बोलो भाई -3 की पावर 3 करोगे तो माइनस का कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर माइनस का 27 मिलेगा। बोलो हाँ या ना। -3 का स्क्वायर करो भाई, -3 का स्क्वायर +9 बनेगा, 9 गुणा 6 54, यानी कि माइनस का 54। यहां माइनस का 3 रखे तो -3 गुणा 11 माइनस का 33। अब आपको इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सभी माइनस के हैं, तो भाई कोई प्लस का ही नहीं है तो 0 कैसे बन जाएगा? ये तो सारे ही माइनस के हैं। अगर कोई प्लस का होता जब भी तो कट के 0 बनता ना, लेकिन यहां 0 बनने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ही नेगेटिव है। तो सोल्व भी नहीं करना, बस देख के बता दो सर ये 0 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये x+3 इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी अपन पूरा कर लेते हैं। यहां से एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, बस आपको देखना ही था कि 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही आंसर टिक कर रखो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहां पूरा कर लेते हैं। आप बताओ इसको सोल्व करें तो बताओ यहां से बताइए भाई 27 और 54 को ऐड करें तो 27 + 81 तो ये बन गया, 81 में 6 ये जोड़ दो भाई 87 बन गया, 87 में 3 ये जोड़ दो, एक्स्ट्रा जो बन रहे हैं 90 और 30 और जोड़ दो तो माइनस का 120 बन गया ये, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ये पता है। चलो एक ऑप्शन और बचा, उसको और चेक कर लेते हैं। चलो बताइए अगर x-3 इसका फैक्टर है तो बताओ भाई इसको चेक करना है तो x बराबर कितना रखें? तो आपको सर अगर x-3 इसका फैक्टर होगा तो इसके बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना आएगा? तो अब आपके माइंड में आएगा, बोलो सर x बराबर कितना रख लो? 3। बोलो हाँ या ना। चलो x बराबर 3 रख के चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं। चलो 3 रखो भाई, 3 की घात 3 बोलो कितना आएगा? 27। अब थोड़ा फास्ट चलिए क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन ही है, और वो भी छोटी छोटी वैल्यू जिनकी वैल्यूज आपको याद भी होती है। देखो 3 रख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 6 बोलो माइनस का 54। यहां 3 रखना है, 11 गुणा 3 बोलो भाई प्लस का 33 और माइनस का 6 बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? चलो बताओ प्लस की बात करें तो प्लस का कितना है? 27 ये और 33 ये, 27 में पहले 3 ऐड कर लो, 30 और 30 से 60,
और भाई माइनस का 54 और माइनस का 6, ये भी माइनस का 60 बन रहा है, और घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0। अब आपको, आपके पास सारी कहानी है। अब आप खुद बता दो, क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, तो आप कहोगे सर फैक्टर वो नहीं है जिसमें वैल्यू रखने पर 0 नहीं आया हो। आप बताओ, पहले ऑप्शन में 0 आया, दूसरे ऑप्शन में भी 0 है, फोर्थ ऑप्शन में भी 0 है, कौन से ऑप्शन में 0 नहीं आया था? सी ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन। इसका मतलब ये x+3 है, ये इसका फैक्टर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्टर वाली कहानी पता चल गई हो कंप्लीट। शायद अब अगर आगे कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर भी तुरंत उसी के अकॉर्डिंग बता सको और जल्दी बता सको, क्योंकि फैक्टर का मतलब पता चल चुका है। सर फैक्टर का मतलब भाग देना, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 बचना, तो बस वो वैल्यू उठा के उसमें रख देनी है। बोलो भाई हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? अगर आपको ये बात पता चल चुकी है तो आप, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप बहुत जल्द बता दोगे। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। करो आंसर, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार और पूरा सोल्व करिए, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कितना आंसर आ रहा है। अभी मैं पूरा बताऊंगा, देखो भाई, ठीक है। ये कह रहा है इफ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 3qx - 2qs देन द वैल्यू ऑफ q, यानी कि अब तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि भाई ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये जो x-2 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये क्वेश्चन ने खुद नहीं बोल दिया इस बार तो भाई जब क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर तो मानना ही पड़ेगा कि भाई फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो फिर ये q की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ पॉलिनोमियल क्या है? आप कहोगे सर पॉलिनोमियल है, बहुपद है x² + 3qx और माइनस का 2q। बोलो हाँ या ना? ये तो एक बहुपद है। अपने को ये चेक करना है कि भाई इसका, अच्छा चेक नहीं करना, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि सर इसका एक फैक्टर है क्या? x-2। बोलो x-2 इसका फैक्टर है या नहीं? आपको सर है। आपको कैसे पता? कि क्वेश्चन कह रहा है। हिंदी वाले समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x-2 इसका एक गुणनखंड है, तो क्यों का मान बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी इसका एक गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है तो फिर आपको पता है कि सर अगर x-2 गुणनखंड है तो बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा? 2। बोलो हाँ या ना? अब आपको इतना भी पता है सर अगर ये गुणनखंड है तो फिर यहां इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। 0 के बराबर आना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है। चलो चेक करते हैं, x बराबर 2 रख दें यहां। चलो बताओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यहां रखे, 2 × 3 6q और -2q। अब बताइए अगर इसका फैक्टर था तो एक पूरा का पूरा किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? सोल्व करो। 6k में से 2k घटाओगे तो कितना k बचे, सॉरी कितना q बचेगा? 4q। ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का बनेगा, 4 से 4 कटेगा, तो बताओ भाई q की वैल्यू आ जाएगी -1। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर इसमें पढ़िए क्या कह रहा है, ये पढ़ो भाई। इसमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक आया है। अब तक तो छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पहले पढ़ो और आप एक बार खुद ट्राई करो कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। पहले बात तो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये चेक करो, फिर मैं पूरा बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है XYZ है ना, वो इसके क्या है, सारे के जो एक व्यंजक है यानी कि एक बहुपद है, उसके 3 गुणनखंड है। ये क्या है, इसके 3 गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको यह पूछा कि इस x + y + z का वैल्यू क्या होगा। तो आपके माइंड में एक बात तो जरूर आएगी, सर गुणनखंड है ना, अगर ये x y और जो गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड का मतलब है कि जब इसको ये जो वैल्यू आई होगी ना, इसके मतलब एक तरह से कहे कि सर जो भी इसके फैक्टर रहेंगे उसका भाग पूरा पूरा इसमें जा रहा होगा। अब एक बार थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं, इस क्वेश्चन को लिंक कर रहा हूं उस एग्जांपल से, ताकि आप बस इतना समझ जाओ कि सर जो बात अभी तक जान रहे थे ना वही इस क्वेश्चन में है, बस थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज चेंज की और कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज। और यही तो समझना है, क्वेश्चन वाला एग्जाम वाला यही तो चेंज करता है। अगर वही रट्टी रट्टाई बात हर बार दे दे तो फिर तो चेंज क्या होगा क्वेश्चन में। देखो भाई आप इतना बता दो,
अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर एक बहुपद है, मान लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, बोलो हाँ या ना। जब इसके फैक्टर किए तो x प्लस 5 आया और एक फैक्टर आया x प्लस 2, बोलो हाँ या ना। जब फैक्टर आए तो पता चला सर पहला फैक्टर x बराबर -5 रखने से आया था और दूसरा फैक्टर आया भाई x बराबर कितना रख देंगे, -2, बोलो हाँ या ना। अब तुम इतना बता दो कि सर जो ये x की वैल्यू आ रही है, क्या x की वैल्यू जो आ रही है ये तो इसके शून्यक होते हैं, इसके 0 होते हैं, बोलो हाँ या ना। जो इसके ये जो वैल्यू आ रही है ये तो इसके शून्यक होते हैं, पहले जान चुके हैं कि सर जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, जब इक्वेशन में जो x या फिर जो भी चर पद होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ही शून्यक है। तो यहां ये तो इसके शून्यक है, तो अगर इस शून्य को इधर लेके आ जाऊं, 5 माइनस का इधर लेके आ जाऊं, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, इसका गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, गुणनखंड। अब आप बताइए एक व्यंजक है, यानी कि एक पोलिनोमियल है, a की घात 3 -7a -6, बोलो है कि नहीं। अब आप बताइए इसमें वेरिएबल तो a है, बोलो है कि नहीं। अब इसके जो शून्यक होंगे वो शून्यक कितने होंगे, तो आप कहोगे सर जो इसके शून्यक है यानी इसके जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री 3 है और डिग्री 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। चलो इसके शून्यक मान लेते हैं, ABC तो नहीं मानेंगे क्योंकि a के रूप में दिया है। चलो अल्फा बीटा गामा मान ले, क्या बोलो हाँ या ना। मान लेते हैं इसके शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा। चलो अब आप बता दो जो शून्यक होते हैं वो इस x की वैल्यू ही तो होती है, बोलो हाँ या ना। तो जो शून्यक होते हैं वो इस x की वैल्यू होती है, तो फिर बताओ यहां किसकी वैल्यू होगी, a की, क्योंकि शून्य का मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है। जैसे x की वैल्यू -5 और -2 है, यही शून्यक है। तो भाई जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें तो वेरिएबल a आया ना, तो बताओ जो a की वैल्यू है वो कितनी कितनी है, तो आपको सर जो शून्यक है वो a की वैल्यू होती है। तो चलो बताओ a की वैल्यू एक तो अल्फा होगी और दूसरी a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 3 आएंगी, जिसमें एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, बोलो है या नहीं। इतनी बात में डाउट है क्या किसी को? इसको समझने के पर्पज से इसको कंपैरिजन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं सारी पहले वाली जो बातें बता चुका हूं ना उनको एक तरह से रिवाइज करके ला रहा हूं तुम्हारे पास यहां, कि आपके माइंड में वो सारी रिप्ले हो कि हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले ये जानना था और उसी को अपन यहां जान रहे हो वापस से, कि सर इसकी जो शून्यक हैं वो शून्यक होते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। जब इस समीकरण को सोल्व करोगे तो x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो x की 2 वैल्यू आएंगी और जो x की 2 वैल्यू आएंगी ना वही इसके शून्यक होंगे, वही इसके जीरोज होंगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? चलो बताओ अब क्या किया, जैसे ही -5 को इधर लेके आया, किसका होगा, प्लस का, और जैसे ही x + 5 बना तो क्या ये x + 5 अब इसका फैक्टर है, ये बोलो है कि नहीं। तो फिर आप बताइए ये इसके शून्यक है। अगर आपको कोई कह दे इसके फैक्टर बताओ तो आप कहोगे सर फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इस 5 को इधर ले आओ, जैसे ये प्लस का हो तो ये फैक्टर बन गया, और ये -2 इधर आके प्लस का होगा तो x + 2 ये इसका फैक्टर बन गया। बोलो भाई बना कि नहीं बना। तो क्या ये कह दे कि सर अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर कितना होगा, तो आप कहोगे सर फैक्टर अल्फा को इधर ले आओ तो एक तो फैक्टर होगा a - अल्फा। चलो बताओ दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो बीटा को इधर ले आओ a - बीटा, और भाई तीसरा फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर तीसरा फैक्टर होगा a - गामा। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसके जो फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, वो तो XYZ हैं, और अपने को पता है कि सर गुणनखंड एक तो a - अल्फा है, दूसरा गुणनखंड a - बीटा है, और दूसरा है भाई a - गामा है। बोलो हाँ या ना। 3 फैक्टर जो हैं वो अपने को पता है। चलो बताओ पहला फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया, x, दूसरा फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया, y, और तीसरा फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया, z। बोलो हाँ या। क्लियर? पूछा क्या है, x + y + z। चलो जोड़ देते हैं। बताओ भाई x + y + z पूछा है। चलो बताओ x की जगह कितना है, तो आपको सर x की जगह तो a - अल्फा है। बोलो है या नहीं। तो आपको सर a की जगह a - अल्फा है प्लस
y की जगह बोल लो भाई कितना होगा a माइनस बीटा, और भाई z की जगह होगा a माइनस गामा। बोलो हाँ या ना। अब चाहिए क्या तुम्हें, आपको सर अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना तो पहले तो बताओ a प्लस ए कितना a होगा, तो आप कहोगे सर 3a होगा। अब आप बताइए माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा में अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अब किसी के माइंड में आएगा सर अगर ये मुझे मिल जाए ना तो आंसर तो मेरा आ गया। तो भाई ये तो आपको पता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ चुके हैं, क्या, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, शून्य के और गुणांकों में संबंध। वो उस बात में यही तो पढ़ रहे थे इतनी देर से, और क्या कर रहे थे उसमें, यही तो पढ़े थे कि सर सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ जीरोज कितना होगा, वही बातें थी। अब आप बताइए यहां पर सम ऑफ जीरोज करें तो सबसे पहले क्या आएगा माइनस बी बटा ए, यानी कि जो सबसे बड़ी घात उससे छोटी वाली, तो सबसे बड़ी घात 3 है तो छोटी वाली घात 2 का टर्म नहीं है, 0 बन जाएगा भाई सीधा ही। अब बता दूंगा अगर किसी को दिक्कत हो तो ये क्या बन जाएगा, क्यों 0 बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा, तो भाग दोगे तो भी 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो बताओ 3 में से 0 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3a। और ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ भाई किसको दिक्कत। कुछ लोग सोच रहे हैं बोल सर दिक्कत तो है, ये आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 कर दिया, इसमें दिक्कत है। मैं बताता हूं देखो क्यों है इसमें, ध्यान देना भाई, यहां से इधर बता देता हूं इसको, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 क्यों आएगा इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर मैं सिर्फ समझाने पर्पज से सारी बातें लिख रहा हूं, लेकिन आपको जब एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सारी लिखने की जरूरत नहीं होती है, इतना जरूर ध्यान रखना भाई आप, ठीक है। कभी तुम भी एग्जाम के अंदर अगर इस तरीके से करोगे तो वो तो वही बात हो गई ना कि सर एग्जाम में कोई एक ही तो क्वेश्चन करना नहीं होता है, बस एक ही करना है, बोले 10-5 मिनट लिख के बैठ जाएंगे, क्लियर। तो देखो भाई आप बताइए इक्वेशन थी a की घात 3, अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहें, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप बताओ क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले पावर 3 वाला टर्म, उसके बाद इसमें से लिखो पावर 2 वाला टर्म। पावर 2 वाला टर्म है क्या, नहीं है, तो क्या पावर 2 वाले टर्म को 0 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, आपको सर लिख तो सकते हैं। चलो बताओ फिर क्या लिखेंगे, पावर 1 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म है -7a और -6। अब आप बताओ इसके शून्यक है, इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा। अब आप क्यूबिक इक्वेशन चले जाइए क्योंकि क्यूब है, क्यूबिक जो पोलिनोमियल पढ़ा था उसमें देखिए आपको बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, आपको सर -b बटा a होता है, ये तो बोलो होता है कि नहीं, कि सर ये तो -b बटा a होता है। बताओ a की वैल्यू जो इसके साथ बैठा है 1, b की वैल्यू जो इसके साथ बैठा है ये c है और ये d है, तो बोलो भाई b की वैल्यू कितनी है जो स्क्वायर के साथ बैठा है 0, और a की वैल्यू है कितनी 1। अब भाई बटे में कुछ भी आए तो आंसर क्या आएगा इसका 0, इसलिए आपको यहां डायरेक्ट कहा कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0। बताओ भाई किसको दिक्कत है, बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। यहां से आपको क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि भाई इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देता हूं जिससे एक बार वापस देख लीजिए इस पूरे कंप्लीट मामले को, कि सर यहां पर क्वेश्चन में यही बोला हुआ था कि एक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर 3 फैक्टर दिए थे, फैक्टर का मतलब है कि सर उसको बराबर कर दे तो शून्यक मिल जाते हैं, और शून्यक जब ये मानते हैं तो ये सारे इसके फैक्टर ही। बताओ भाई बात समझ में आई इतनी, तो बताइए आगे इसके फैक्टर ये है, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दिया, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जो 0 बन गया 3 बच जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था, क्लियर है यहां तक। ये थी भाई अपनी फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये था अपनी अभी तक बात कर रहे थे सिर्फ फैक्टर थ्योरम के बारे में। अब जो नेक्स्ट एडिंग है वो लिखिए रिमाइंडर थ्योरम, अब पढ़ेंगे अपन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है भाई। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अब रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। अगर आपने फैक्टर थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया ना तो रिमाइंडर थ्योरम में तो ये समझो कुछ भी जोर नहीं आए, यानी तो उससे आसान और बना देंगे। तो भाई अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में। अब बात करते हैं सर शेषफल प्रमेय क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी उसके बारे में। देखो भाई अगर एक बात तो श्योर थी कि सर अगर मान लीजिए कोई संख्या में एक ले रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू में ले रहा हूं, पोलिनोमियल नहीं, अगर 8 है तो क्या इसका एक फैक्टर 4 है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, गुणनखंड है 4।
अगर ये इसका गुणनखंड है तो 4 का भाग 8 में जाना चाहिए, बिल्कुल आपको सर जाना चाहिए, और जाता भी है, जब भी तो इसका फैक्टर है। जब 8 में 4 का भाग जाता है तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको सर रिमाइंडर का मतलब शेषफल कितना आएगा, तो आपको सर 0 आएगा। तो क्या एक बात ये कह सकते हैं कि सर अगर कोई इक्वेशन हो, चाहे या कोई पोलिनोमियल हो, कोई बहुपद हो, तो उस बहुपद से अपन बात करें कि सर उसका एक फैक्टर है, तो जब वो फैक्टर का उसमें भाग जाना चाहिए, अगर वो फैक्टर है तो, अगर फैक्टर है तो भाग जाना चाहिए, और अगर भाग जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको, कि एक इक्वेशन है, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहा हूं 7x + 10, ये एक क्वाड्रेटिक बहुपद है भाई। अब आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा है कि आप इतना बता दो x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं, तो आपने मान लो चेक किया, और चेक किया तो पता किया कि सर ये फैक्टर है, x + 2 इसका फैक्टर है। तो अब आप कहोगे सर अगर इसका फैक्टर है ना, अगर इसका फैक्टर है तो फिर इस x² + 7x + 10 में x + 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर पूरा भाग जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। और ये बात कैसे पता चलेगी आपको कि रिमाइंडर 0 ही बचेगा, तो ये बात आपको जब पता चलेगी जब x + 2 का मतलब है x = -2। जब x = -2 इसमें रखोगे ना, तो -2 रखने पर ये क्या आना चाहिए, 0, और जब 0 आ जाता है तो यही इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं। जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो इसका फैक्टर होता है, वरना नहीं होता। यह है रिमाइंडर थ्योरम। बस फैक्टर वाली ही बात करेंगे, यहां रिमाइंडर चाहिए, तो जो बराबर में आप 0 बचा रहे थे अब तक, वही क्या है, रिमाइंडर है, वही क्या है, शेषफल है। क्लियर हुआ। अब मैं एक इस एग्जांपल से लेता हूं, देखो भाई ध्यान देना। अगर आपको एक क्वेश्चन में इतनी सी बात कह दी जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन में इतनी सी बात कह दी जाए, जैसे मान लीजिए 7x + 12 ले लेते हैं ना, 4 × 3 12, इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, इसमें अपन ने भाग किया मान लो x + 3 का, x + 3 का भाग किया। अब इसमें देखो पहले फैक्टर पे जा रहा था, अब रिमाइंडर पे जा रहा हूं, तो मतलब भाग दे रहा हूं। पहले उस पर फैक्टर था, तो फैक्टर का मतलब भी तो भाग देना होता है सर, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, जब भी तो फैक्टर होता था वो। यहां पर आपको डायरेक्ट कह दिया कि भाग देना है, बात तो वही है। तो आप बताइए, जब डायरेक्ट कह रहा है कि सर x + 3 का इसमें भाग दो, और भाग देके रिमाइंडर बताओ, यानी भाग देके क्या बताओ, शेषफल बताओ, रिमाइंडर बताओ, तो आप कहोगे सर अगर शेषफल 0 बच रहा है तो पूरा पूरा भाग गया होगा, बोलो हाँ है ना। और अगर पूरा पूरा भाग गया होगा, अगर कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा, तो इसका फैक्टर रहा होगा, और अगर फैक्टर रहा होगा तो इसको बराबर 0 कर दो। तो फिर बताओ x बराबर कितना होगा, -3। ये x बराबर -3 रख दो इसमें, बोलो हाँ या ना। अगर -3 रखे तो बताओ -3 का स्क्वायर 9, यहां -3 रखो, -3 × 7, बोलो -21, और प्लस में 12। अब बताओ सोल्व करें तो 12 और 9 21, 21 में से 21 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0। अब आप कहोगे सर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 है, और जब रिमाइंडर 0 का मतलब है कि इसका भाग पूरा इसमें जाएगा। क्लियर हुआ। अगर मान लो यहां पर 2 बचता तो आप कहते सर इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो फिर शेषफल बचेगा, और शेषफल मान लो 2 बचता तो वो बता देते सर वही शेषफल है। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से ही आप इसको समझिए, 2-3 एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करिए। आपको यह बोलना है कि भाई इससे x² + 7x + 12 में x - 1 का भाग देना है। किसका भाग देना है, x - 1 का। और x - 1 का भाग देने के बाद क्या बताना आपको, रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल 0 बचेगा, नहीं तो कुछ और बचेगा, बस यही तो कंडीशन और क्या है। तो फिर आप कहोगे सर अगर x - 1 को चेक करना है कि भाई इसके अंदर भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जाओ और चाहे ना जाओ, अपने को तो शेषफल पूछा है, तो आप क्या कहोगे कि सर मान लिया कि इसका फैक्टर है तो ये बराबर 0 कर दे, तो फिर x बराबर कितना रख दोगे, आप कहोगे सर +1 रख दो भाई, x बराबर +1। +1 रखने पर जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो आप बताओ जब x बराबर +1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1,
एक रखो भाई, 7 और 1, 7 गुणा 1 करोगे तो 7 और प्लस का 12, ये मिलेगा 12 और 7 19 और 1 20। क्या जीरो मिला? नहीं। इसका मतलब भाग पूरा पूरा तो नहीं गया। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर बचा होगा। तो रिमाइंडर कितना बचा होगा? 20। और यही पूछा है। ये है भाई रिमाइंडर थ्योरम। बताओ भाई किसको दिक्कत है? कर सकते हो। अब चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आ जाइए। अब यहां पे देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। हिंदी वाले गौर करना, ये कह रहा है कि शेषफल बताइए जब एक बहुपद ये है, इसको भाग किया जाए किससे? x प्लस 3 से। हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना कि भाई बहुपद इसको fx को, बहुपद fx को x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर पूछा है। चलो आप बताओ पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है? आपको सर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह है एक बहुपद। बोलो है कि नहीं? ये एक बहुपद है। और अब आपको ये पता करना है कि इसमें भाई x प्लस 3 का भाग देना है। किसका? x प्लस 3 का। और x प्लस 3 का भाग इसमें दे करके और क्या बचाना है आपको? रिमाइंडर बताना है कि शेषफल कितना होगा। बोलो यही पूछा है। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर x प्लस 3 का भाग देना है तो बराबर 0 करो। बोलो भाई x बराबर कितना रख दोगे? आपको सर -3 रख दो। x बराबर जो आएगा वही शेषफल है, रख दो भाई। -3 रखे तो बताओ -3 की पावर 4 करेंगे तो प्लस का चिन्ह रहेगा। -3 की पावर 4 करेंगे तो भाई चिन्ह तो रहेगा प्लस का, क्योंकि पावर है इवन नंबर, सम संख्या। तो बताओ 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। बोलो हाँ या ना। यहां पर रखो 3, माइनस का 3 है, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस का ही रहेगा, लेकिन प्लस का कितना होगा? 9, 9 गुणा 3, तो बताओ माइनस का 27। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? चलो -3 यहां और रख दो। -3 रखे तो -3 गुणा 2 कितना होगा? माइनस का 6। बताओ भी। और प्लस में कितना है? 1। अब बताओ शेषफल पूछा है तो बस सोल्व कर दो। 0 बचता है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 0 नहीं बच रहा है तो इसका मतलब जो बचेगा वही रिमाइंडर है। पता चला क्या किया कि सर x प्लस 3 का भाग देना था, तो x बराबर कितना रख दोगे? -3। -3 इस इक्वेशन में रख दो, जो बचेगा ना वही रिमाइंडर है। -3 की पावर 4 करेंगे, प्लस का 81 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, 9 गुणा 3 27, माइनस का -3 गुणा 2 -6 प्लस का 1। बोल लो भाई बात समझ में आई? क्लियर है इतनी बात यहां तक है? अब आप बताओ 27 में पहले 6 जोड़ लो। एक काम करो 3 जोड़ लो पहले, इसमें 3 को थोड़ा साइड में रख दो। 27 और 3 30, 81 और 1 82। 82 में से पहले तो 30 माइनस कर लो भाई। 82 में से 30 माइनस करोगे 52, और 52 में से जो 3 बच रहा है ना उसको और माइनस कर लो। तो 52 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 49। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो कितना बचेगा? 49। ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसको दिक्कत है? क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और उसका आंसर बताओ। ये कह रहा है कि यदि x की घात 11 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज। हिंदी वाले ध्यान देना कि यदि x की घात 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यहां पर हिंदी में इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। इतनी तो आपको इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इतनी सी बात तो नॉर्मल सी है ना। बाकी फिर भी किसी को दिक्कत तो मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ हिंदी में इसको, कि यदि x की घात 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है। अब आप बताइए फिर से वही बात क्या कि सर भाग किसको करना है? आपको सर भाग देना है x की घात 11 प्लस 1 में। इस x की घात 11 प्लस 1 में भाग देना है, किसका देना है? आपको सर इसमें भाग देना है x प्लस 1 का। चलो बताओ अगर x प्लस 1 का भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, यह बात पूछा है। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर x प्लस 1 का भाग देना है तो x बराबर क्या होगा? -1। बोलो हाँ या ना।
रख दे x बराबर -1। तो आप बताइए जब x बराबर -1 रखें तो -1 की पावर 11 है, यानी विषम संख्या है पावर। अगर पावर विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है तो क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह। तो बताओ -1 की पावर 11 करोगे -1 ही मिलेगा, और ये प्लस का 1 से 1 कटेगा तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 0। जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा भाई, 0। बताओ हाँ या ना। जो रिमाइंडर बचेगा इसमें भाग देने से वो 0 बचेगा, 0 बचने का मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है यदि इस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x³ -2 देन फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि बहुपद है 4x की घात 6 -5x की घात 3 -3 x³ -2 से विभाजित किया जाए, x³ -2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। हिंदी वाले सब उम्मीद करता हूं लिख भी लिए होंगे इस बात को कि सर ये एक पोलिनोमियल है। कौन सा है बोलो भाई। आप कहोगे सर जो बहुपद है वो है 4x की घात 6 -5x की घात 3 -3 इज डिवाइडेड बाई, यानी इसमें भाग देना है। किसका भाग देना है, x³ -2 का। यानी उस बहुपद में, इस बहुपद में भाग किसका देना है, आप कहोगे सर इसमें भाग देना है x³ -2 का। बोलो हाँ या। तो आपको पूछा क्या है कि सर रिमाइंडर बताओ, कि सर शेषफल बताना है। अब आप कहोगे कि सर अपने को यहां से रिमाइंडर बताना है यानी कि शेषफल बताना है। तो चलो एक बात बता दो, एक बात ये बता दीजिए कि अगर x³ -2 का भाग देना है तो बताओ बराबर 0 करें तो x की घात 3 की वैल्यू कितनी रख दें, 2। बोलो हाँ या ना। x³ -2 बराबर 0 क्योंकि भाग इसका देना है तो इसका भाग देंगे तो x की घात 3 बराबर कितना रख दें, 2। भाई इसमें जहां भी x की घात 3 रख रहा है ना, दिख रहा है उसकी जगह 2 रख दो, वो रिमाइंडर है। चलो बताओ x की घात 3 की घात 2 है, ये यहां 2 रखे तो 2 की घात 2 4, 4 गुणा 4 16। यहां x की घात 3 2, 2 गुणा 5 10, 16 -10 6 6 -3 कितना, 3। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 3। बाकी पूरा बता देता हूं अगर किसी को बात समझ में ना आई। देखो ये है 4x की घात 6। क्या इस x की घात 6 को आप लिख सकते हो x की घात 3 की घात 2? बोलो हाँ या ना। अगर x³ की घात 2 लिख सकते हैं तो x³ की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है। अगर यहां 2 रखे तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और 4 को इस 4 से भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 है और यहां 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 4 कितना होगा, 16। डायरेक्ट रख दो। बोलो हाँ या ना। आगे चलो, आगे माइनस का चिन्ह, ये लो भाई माइनस लगा दिया। फिर है 5 गुणा x की घात 3, x की घात 3 की जगह कितना रखेंगे, 2। तो 5 गुणा 2 10। और आगे है माइनस का 3। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। अब आप बताइए 16 में से 10 घटाओगे और 3 ये घटा दो तो 10 और 3 13 ही घटा देते हैं सीधा। तो बताओ भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 3। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए और इसका आंसर बताओ। पढ़ो क्या कह रहा है। इफ x³ -5x² + 10k इज डिवाइडेड बाई x² + 2 गिव्स रिमाइंडर -2x देन k इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हिंदी वाले गौर करना भाई क्या कह रहा है। यदि x³ -5x² + 10k x² + 2 से भाग किया जाए तो शेषफल -2x बचता है। तो k की वैल्यू बताओ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सर शेषफल भी दे दिया, शेषफल भी दे दिया है और k की वैल्यू पूछा है। चलो आप बताओ जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, वो क्या है। आपको सर वो है x की घात 3 -5x² + 10k और इसमें भाग दिया गया, किसका भाग दिया गया, x² + 2 का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहां x³ -2 था तो x की घात 3 बराबर 2 किया। अब कुछ लोग यहां पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों निकाल रहे हो, जरूरत ही नहीं उसकी, फिर क्यों निकाल ले भाई उसकी।
तो अपने को जो वैल्यू दिया है ना, बस उसी से आप कंपैरिजन करने की सोचिए कि डायरेक्ट वैल्यू वहीं से निकाल सके, अपन पुट कर सके। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि एक्स की वैल्यू चाहिए तब तो जरूर सोचेंगे, लेकिन जब चाहिए ही नहीं ना तो फिर आपको निकालने की जरूरत ही क्या है। यहां से एक्स वगैरह नहीं निकालना, एक्स की घात 3 की वैल्यू पता है ना, तो यहां रखना भी तो एक्स की घात 3 के टर्म में ही है, तो क्या जरूरत पड़ रही है अपने इसकी एक्स की वैल्यू निकालने की, तो ये भी ध्यान रखना भाई इसमें, है ना। अब देखो भाग किससे किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है। और सबसे अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन में कि आपको रिमाइंडर भी दे दिया, आपको शेषफल भी दे दिया, जो कितना दिया है, तो क्वेश्चन में बोलना भाई शेषफल तो माइनस का 2x है। देखो ये रहा, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई शेषफल जो बचा है वो तो माइनस का 2x बचा है। अब आप बताइए अपने अकॉर्डिंग शेषफल कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर अपने अकॉर्डिंग, यानी कि भाग किसका देना है, तो आप कहोगे सर भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये कोसेंट है, इसका भाग देना है, तो बताओ फिर एक्स स्क्वायर बराबर क्या रख दोगे, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर रख दो माइनस का 2। जैसे ही इसमें एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 रखेंगे तो जो बचेगा ना वही रिमाइंडर है, वही शेषफल है। बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 रख दे, चलो रखते हैं। यहां बताइए एक्स की घात 3 है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से एक्सटेंड करके बता रहा हूं ना, ये एक्स की घात 3 है, क्या इसको आप एक्स स्क्वायर गुणा एक्स लिख दूं, क्यों, क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, -5 एक्स स्क्वायर और प्लस का tan के, अपने पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसलिए इसमें से एक्स स्क्वायर अलग कर लिया। चलो अब आप बता दो भाई, एक्स स्क्वायर को अलग कर चुके हैं, तो अब आप इतना बता दो कि सर इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, यहां रख दो -2। अब कोई कहे सर -2 का स्क्वायर थोड़ी करना है, अरे भाई क्यों करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही है। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दे, -2। बोलो हाँ या ना। फिर क्या है साथ में एक्स, तो मैं यहां रख देता हूं, तो माइनस का तो 2x। उसके बाद बताओ माइनस, ये लो भाई माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोल लो, तो आपको सर माइनस का 2 रखेंगे एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ जब इसकी जगह -2 रखे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 5 गुणा 2 10, और प्लस में कितना है 10 के। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर -2 रखेंगे तो इसको सोल्व करने से ये आया है, बोलो आया कि नहीं। और जो वैल्यू बचती है, जो वैल्यू आती है वही होता है रिमाइंडर, वही होता है शेषफल। तो जैसे ही इसमें एक्स स्क्वायर बराबर -2 रखा, जैसे ही इसमें -2 रखा तो ये बच गया, और यही इसका शेषफल है जो क्वेश्चन ने -2x दिया। तो क्या अपने अकॉर्डिंग शेषफल ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, तो क्या ये -2x के बराबर होगा या नहीं, बोलो हाँ या ना। अब बताओ जब इसको सोल्व करें तो -2x से तो ये माइनस का 2x से खत्म, अपने को तो के की वैल्यू चाहिए। तो बताओ भाई 10 के, अब ये प्लस का tan है, उधर आके माइनस का होगा, तो बताओ 10 से 10 कटेगा, तो के की वैल्यू चाहिए जो कितनी मिलेगी भाई, -1। और यही क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। ये है भाई आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं अपन, एक फैक्टर थ्योरम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।